नमस्कार, डायरी टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है अर्जुन ठाकुर, जो अधिवक्ता होने के साथ साथ नेशनल बूथ मैनेजमेंट कोऑर्डिनेटर भी है कांग्रेस पार्टी के। तो अर्जुन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अर्जुन जी, आप युवा होने के नाते आपसे सबसे पहला सवाल जो मेरा रहेगा कि आज के संदर्भ में आप युवा राजनीति में क्या समझते हैं कि युवाओं का राजनीति में क्या रोल है? शशक जी, देखिए, जैसे आज का जो राजनीतिक परिवेश है, हिंदुस्तान की जितने भी प्रमुख राजनीतिक दल हैं उनका युवाओं पर बहुत उम्मीद और भरोसा राष्ट्रीय राजनीतिक दलों ने अपनाया है या उन पर भरोसा जताया है, क्योंकि हर पार्टी कहीं ना कहीं आज चाह रही है कि युवाओं को हम अगर आज के लिए मौका देंगे तो वो देश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। क्योंकि निश्चित तौर पर आपको पता है कि युवा किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक हो चाहे कोई अन्य क्षेत्र हो, तो बाकी जो और तबका है उनसे श्रेष्ठ जो है युवाओं का योगदान हर क्षेत्र में रहता है। तो जैसे आप कह रहे हैं कि रहता है, तो लेकिन जैसे अभी हाल ही के चुनाव हुए हैं, जैसे तो आप युवाओं को मतलब क्या समझते हैं कि कई लोगों का तो ये भी कहना है कि युवा इतने परिपक्व नहीं होते राजनीति में, उसके बारे में क्या कहना है कि मतलब युवाओं को इतनी जल्दी कमान देना भी देश के लिए या प्रदेश के लिए सही नहीं होगा? उस संदर्भ में क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, युवा जिस निष्ठा के साथ किसी भी क्षेत्र में काम करता है, निश्चित तौर पर अगर आप किसी क्षेत्र में नए हो तो आपको निश्चित तौर पर एक सीखने के लिए समय चाहिए होता है। लेकिन अगर युवाओं को सही दिशा और दशा के साथ आगे बढ़ाया जाए तो निश्चित तौर पर वो देश के किसी भी क्षेत्र में अच्छा परचम लहराएंगे और हर क्षेत्र के लिए तरक्की लेकर आएंगे। आप स्वयं जो है एक ऐसी विधानसभा से आते हैं जहां से बहुत सालों से जो कांग्रेस जो है वो सत्ता से बाहर है, स्वयं आप एनएसयूआई से युवा कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, तो आपका क्या प्लान है कि जो धर्मपुर विधानसभा जो है वहां पे कांग्रेस को वापस लाने के लिए, क्योंकि अब 2022 के चुनाव भी सर के ऊपर है, तो आपका प्लान क्या है? मतलब कि वहां पे कांग्रेस जो है सत्ता में लाएंगे आप? जैसा कि आपने कहा, मैं भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन से 2006 से मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा और हम इसी कांग्रेस पार्टी में पले बढ़े, इसी कांग्रेस पार्टी को हमने अपने खून पसीने से सिंचा है। तो मुझे पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर भी चुनाव प्रबंधन में काम करने का मौका दिया, जिसमें मैंने बहुत कुछ सीखा। ऐसे ऐसे विधानसभा क्षेत्रों में, लोकसभा क्षेत्रों में मैंने काम किया जहां पे कांग्रेस पार्टी बिल्कुल शून्य थी, लेकिन मेहनत के साथ और सबको साथ लेकर हमने कांग्रेस पार्टी के लिए दिन रात मेहनत की, काम किया और निश्चित तौर पर एक सकारात्मक सोच के साथ बहुत अच्छे नतीजे आए। जैसा कि आप कह रहे, धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में निश्चित तौर पर पार्टी का जो ग्राफ है वो काफी शून्य पर रहा है शुरू से ही। इसका जो प्रमुख कारण है वो कहीं ना कहीं असल जो कांग्रेस के लोग हैं, जो असल कांग्रेसी हैं, उनको हाशिए पर धकेला गया है आज तक। तो कहीं ना कहीं लोगों में रहता है कि जब नेतृत्व या जो स्थानीय नेतृत्व जिनको कहा जाए, वो सबको साथ लेकर चलने में असमर्थ रहे हैं, जिसका खामियाजा पार्टी को विधानसभा की सीटों पर मतलब हमारा जो ग्राफ है वो नीचे रहा है। जिस दिन धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में कोई ऐसा प्रत्याशी जो असल कांग्रेस का होगा, जिसने पार्टी के लिए दिन रात नीचे से लेकर ऊपर तक मेहनत की हो, ऐसा प्रत्याशी पार्टी उतारेगी तो निश्चित तौर पर, और जो सबको साथ लेकर चले तो निश्चित तौर पर पार्टी अच्छा करेगी और निश्चित तौर पर जीतेगी पार्टी वहां पे। आप युवा भी हैं और एक प्लान भी बता रहे हैं कि आप स्वयं टिकट की दौड़ में हैं। जी, देखिए, मैंने जैसा आपसे कहा कि मेरा व्यक्तिगत जो मैं संगठन के लिए समर्पित हूँ, बहुत छोटी उम्र वर्ष की आयु में मैंने संगठन का झंडा हमने उठाया। निश्चित तौर पर ये हमारे लिए चुनौतियां रहती हैं कि जिस क्षेत्र से हम स्वयं आते हैं, राष्ट्रीय स्तर तक मैंने कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया, तो जिस विधानसभा क्षेत्र से मैं स्वयं संबंधित हूँ उस क्षेत्र में पार्टी अच्छा नहीं कर रही है, तो कहीं ना कहीं हमारी नैतिक जिम्मेवारी बन जाती है। अब पार्टी भी हालांकि प्रदेश से लेकर हर स्तर पर धीरे धीरे अच्छे बदलाव ला रही है और जो प्रतिभावान, जो सक्षम लोग हैं, उनको आगे लेकर आ रही है। तो यद्यपि पार्टी निश्चित तौर पर हमें मौका देगी तो हम जरूर विधानसभा क्षेत्र का धर्मपुर से चुनाव लड़ेंगे और निश्चित तौर पर हम दलगत राजनीति से उठकर सकारात्मक सोच के साथ सबको लेके निश्चित तौर पर एक अच्छा उदाहरण पेश करेंगे लोगों के लिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में है, उनके नंबर 2 जो मंत्री माने जाते हैं मुख्यमंत्री के बाद महेंद्र ठाकुर, वो आपके विधानसभा से है और वो मंत्री भी हैं, तो उनके कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं?
धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र और प्रदेश में भाजपा की जो हालत है वो बहुत ही दुखी है, क्योंकि लोगों को इतना बड़ा मैंडेट प्रदेश सरकार, जयराम सरकार को हिमाचल प्रदेश के लोगों ने दिया, किंतु ये जो 3 वर्ष का कार्यकाल इनका रहा है वो निश्चित तौर पर बहुत ही फेलियर जिसको कहा वैसा रहा जा रहा है। जैसा कि आपने देखा, जयराम सरकार के बहुत से मंत्री और स्वयं एक रोल बैक अपने फैसले करने के लिए जानी जाने वाली सरकार है। एक मजबूत दृढ़ शक्ति जो होती है सरकार चलाने के लिए, उसका लैक ऑफ कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और जो उनके मिनिस्टर्स हैं उनमें एक साफ तौर पर देखा जाता है। और साथ ही साथ अगर महेंद्र सिंह जी की बात करें तो धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने सामाजिक कार्यों, मतलब सबको साथ लेकर जो काम करने की आकांक्षा थी उसको दरकिनार करते हुए कहीं ना कहीं वो परिवारवाद में फंसते जा रहे हैं। उनको अपनी धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र की समस्त जो जनता है उनके काम ना करके अपने परिवार को उन्होंने बहुत ज्यादा महत्व दे दिया है। आप अगर देखेंगे तो उनके पुत्र बहुत बड़े एक ठेकेदार के रूप में वहां कार्यरत हैं, और बेटी उनकी जो पुत्री है, महामंत्री है महिला मोर्चा की, उनको भी उन्होंने कहीं ना कहीं हर बार जो है उनको जिला परिषद भाजपा की वहां से अभी वो जीत के आई हैं, हालांकि काफी कम अंतर से जीत के आई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह जी इतने बड़े मंत्री होने के बावजूद अपने परिवार में फंसते जा रहे हैं, जिससे कि धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं वो बहुत ही निराश हैं। और निश्चित तौर पर जब कोई भी पार्टी या पार्टी का बड़ा नेता अपने परिवार के लिए सोचे तो कितने लाखों कार्यकर्ता पीछे होते हैं जिनकी आकांक्षाएं और उम्मीदें टूटती हैं। तो ये हम इसको प्रथम तौर पर ऐसे देखते हैं कि परिवारवाद पर वो ज्यादा हावी है। तो एक बात और है कि धर्मपुर में जैसे युवाओं की संख्या भी काफी होगी, जैसे प्रदेश में हर जगह है, देश में भी युवा बहुत संख्या में है। तो ये आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि युवाओं का 2022 के चुनावों में क्या मुख्य रोल धर्मपुर में रहने वाला है, कि धर्मपुर के युवा क्या चाहते हैं, वो किसके लिए कार्य करना चाहते हैं और उनकी सोच क्या है, मतलब कैसा कैंडिडेट होना चाहिए धर्मपुर से? देखिए, जैसा कि अभी ये जो पंचायत के चुनाव हुए हैं, बहुत से काफी मात्रा में लोगों ने पार्टी, तो हालांकि कांग्रेस बीजेपी दोनों के बीच सीधा टकराव हुआ, मतलब दोनों पार्टियों ने अच्छा किया, लेकिन काफी क्षेत्रों में जिला परिषद और बीडीसी के जो चुनाव हुए उप प्रधान के, उनमें धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने अपना विश्वास जो है युवाओं पर जताया है। तो मैं आपको कहूंगा 25-21 वर्ष की आयु में जो लोग जीत के आए हैं, तो निश्चित तौर पर यह एक बहुत ही लोगों ने स्पष्ट बहुमत दिया है कि यद्यपि कोई युवा, पढ़ा लिखा युवा धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व करेगा, दलगत राजनीति से उठकर एक आम परिवार से आएगा, तो निश्चित तौर पर उसको लोगों का समर्थन मिलता है। मैं खुद धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के अधिकतर बूथों में गया हूं, युवाओं से मिला हूं। बहुत जल्द हम महिलाओं से, बुजुर्गों से, हर तबके के साथ एक जनसंपर्क अभियान करने जा रहे हैं। तो लोगों का मैंने अपने जीवन के इस कार्यकाल में ऐसा उत्साह लोगों में नहीं देखा है। लोग एक सकारात्मक बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे कि आप मंडी जिला से संबंधित है और जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, वो स्वयं मंडी जिला से संबंधित हैं, तो आपको क्या लगता है कि मंडी जिले में जैसे दावा करती है भाजपा सरकार की विकास की एक नई गाथा लिखी जा रही है और आप वहां पे विपक्षी पार्टी के युवा नेता हैं, तो आपको क्या लगता है कि मतलब सच में विकास हकीकत में जमीन पे दिख रहा है या नहीं? देखिए, पहली बार विधानसभा चुनाव में मंडी को मुख्यमंत्री की पदवी मिली, तो ये निश्चित तौर पर गर्व की बात है। हम चाहे बेशक कांग्रेस के हैं, लेकिन अगर अपने जिला को इतना बड़ा पद मिलता है तो बहुत खुशी होती है। और हमने दलगत राजनीति से उठ के जयराम जी का स्वागत किया इस चीज के लिए। लेकिन जो आकांक्षाएं लोगों की थी, अब देखिए, मुख्यमंत्री महोदय अपने मंडी गृह जिला के लिए 3 वर्ष के कार्यकाल में एयरपोर्ट बनाने की उन्होंने बात की थी, लेकिन इतनी बड़ी योजना को वो अभी तक अमली जामा नहीं पहुंचा पाए हैं, ना ही उन्होंने उसके लिए भूमि चिन्हित की है। हालांकि सरकार अभी उस दोराहे में फंसी है कि इसको हम जाहू में बनाए या मंडी के बल्ह विधानसभा क्षेत्र में कहां बनाए। तो जिस सरकार का दृष्टिकोण साफ नहीं है, हालांकि आपका आधे से ज्यादा वक्त निकल चुका है, तो निश्चित तौर पर ये बहुत ही निराशाजनक है। कहीं ना कहीं सरकार और इसके मंत्रियों में, मुख्यमंत्रियों में दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी है और नेतृत्व अपने व्यक्तिगत हितों में ज्यादा ये सरकार और इसके मंत्री फंस गए हैं और जो जन साधारण के कार्य हैं उनको ये हमेशा से लंबित रख रहे हैं।
अब एक जैसे 25 जनवरी हिमाचल प्रदेश स्टेटहुड डे हुआ, तो शिमला में इंदिरा गांधी जी की जो प्रतिमा ढकने का एक विवाद उठा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, जब जब हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार आती है तो आरएसएस के लोग और एक जो आरएसएस की विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं वो हर क्षेत्र को प्रभावित करते हैं और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा हिमाचल प्रदेश जैसा छोटा राज्य है, बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ सबको लेके आगे चलना चाहिए, लेकिन इंदिरा गांधी जैसे ऐसी शख्सियत है जिनको किसी पहचान की मोहताज नहीं है। वो केवल कांग्रेस की प्रधानमंत्री नहीं है, एक महिला के तौर पे उन्होंने बहुत अच्छा योगदान हिंदुस्तान की राजनीति में प्रस्तुत किया है। तो ऐसी अगर सरकार ऐसी सोच के साथ आगे बढ़ेगी कि तो निश्चित तौर पर प्रदेश के लोग देख रहे हैं और आपको पता, लोगों ने एक बार मैंडेट दे दिया है, लोग अब अपना जवाब विधानसभा चुनाव में ही देंगे। तो मैं ये समझता हूं कि ऐसी गंदी और ओछी हरकतें जनता देख रही है और निश्चित तौर पर विधानसभा हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में बदलाव होगा, कांग्रेस की सरकार भविष्य में बनेगी और हम सबको साथ लेकर चलेंगे। और ऐसी जो घटिया और ओछी राजनीति है, इससे कहीं ना कहीं हम सबको दूरी बनाकर रखने की आवश्यकता है। आप स्वयं छात्र राजनीति से निकले हैं, तो प्रदेश में एक मुद्दा जो है, जो काफी कांगड़ा लोकसभा, चंबा लोकसभा से जुड़ा हुआ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मुद्दा, तो उस मुद्दे के बारे में आपका क्या कहना है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में दोनों जगह ही भाजपा से सरकारें हैं और पहले भी विगत कांग्रेस सरकारों से भी ये काम चलता आ रहा है, लेकिन अभी तक उसको कोई ठौर ठिकाना नहीं मिल पाया सेंट्रल यूनिवर्सिटी को, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हिमाचल प्रदेश का बहुत बड़ा जिला कांगड़ा है और पार्लियामेंट्री एरिया भी कांगड़ा चंबा का बहुत बड़ा है। निश्चित तौर पर जनजातीय क्षेत्र भी इसमें सम्मिलित है, चाहे पांगी की बात की जाए, भरमौर की बात की जाए। तो हिमाचल प्रदेश की ये जो केंद्रीय विश्वविद्यालय का मुद्दा है, इसको भाजपा हमेशा चुनावों के राजनीतिक स्टंट के तौर पर करती आई है, जबकि केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है। तो ये जो केंद्रीय विश्वविद्यालय के ढील ढूल मूल रवैया इन्होंने अपनाया है, ये इससे हमारे प्रदेश के युवा और छात्र बहुत हताहत है, क्योंकि उनको ना ठिकाना है, ना उनको अपना भविष्य, उनको पता नहीं है कि हमारा स्थायी जो विश्वविद्यालय वो बनेगा कहाँ। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की बहुत बड़ी विफलता है, नाकामी है और सरकार कहीं ना कहीं ऐसे निर्णय ना ले पाने की जो क्षमता है सरकार की, उसमें हास्य का पात्र बन गई है लोगों में। जबकि आपकी दोनों प्रदेश और केंद्र में सरकार है, इस मुद्दे को इनको राजनीतिक तौर पर न लेकर व्यक्तिगत तौर पर एक अच्छा उदाहरण पेश करना चाहिए था। केंद्रीय विश्वविद्यालय जहां पे बनना तय हुआ है वहीं बनना चाहिए, और लेकिन ये भाजपा के लोग इसमें गंदी राजनीति कर रहे हैं। कोई उसको डेरा ले जाना चाहता है, कोई इसको कहीं रखना चाहता है। तो ये केवल इनके लिए वोट बैंक मात्र का एक हथियार है, और इसको भी जनता और प्रदेश के युवा इसको बहुत गहन अध्ययन से देख रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये भाजपा की विफलता का कारण है। अगर भाजपा के लोग ऐसे ही, वैसे तो भाजपा की विदाई प्रदेश से तय है, ये तो निश्चित है, पर कितने स्तर से अगर ऐसे ऐसे उदाहरण पेश करेगी तो निश्चित तौर पर लोग इनको कड़ा जवाब देंगे। जैसे कि अभी शहरी निकायों के अपना जो था ग्रामीण पंचायत और जिला परिषद के चुनाव हुए, तो पूरे प्रदेश में जैसे सुनने में आया बहुत जगहों से की धांधलियां हुई हैं, सरकार के इंटरफेरेंस के ऊपर जो था लोगों ने सवाल उठाए कई जगह पे, कई नेताओं ने इंटरफेरेंस करी, तो उसके बारे में आपका कहना है कि धर्मपुर में भी ऐसा कुछ हुआ? देखिए, भाजपा सरकार जब जब हिमाचल प्रदेश में का सत्ता में आती है तो कहीं ना कहीं ये जो भीड़ तंत्र की राजनीति और दबाव और प्रेशर में रखने की अपोजिशन को दे आर टेकिंग लाइक पपेट। वो समझते हैं कि अपोजिशन कुछ नहीं है और हम सरकार सत्ता में है, तो जो राजनीतिक मायने हैं उनको दरकिनार करके बहुत ही ज्यादा हर चीज पर हस्तक्षेप किया जाता है। जी, ये बहुत ही निंदनीय कार्य है जो प्रदेश की जनता जो है इसको देख रही है। हर जगह धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में भी कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां पे हालांकि इन्फ्लुएंस्ड हुआ है इलेक्शन, लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, लेकिन फिर भी लोकतंत्र की ये बुनियाद नहीं है। अगर भाजपा ऐसा कर रही है तो निश्चित तौर पर अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। लोग देख रहे हैं चुनावों में और राजनीतिक में एक अच्छी और एक हेल्दी स्पर्धा होनी चाहिए, ये हमारा व्यक्ति विशेष मानना है। लेकिन भाजपा इस बात को जितनी जल्दी समझ जाए वो इनके लिए बेहतर। अब मेरा खुद का एक सवाल है जो मतलब मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि वैश्विक महामारी कोरोना जो थी वो रही काफी
उसने पिछले लगभग 1 साल से मतलब जो था प्रदेश देश हर जगह पे अपना रंग रूप दिखाया और उसका बहुत असर पड़ा। मैं एक आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कोरोना महामारी में आपने समाज के लिए क्या किया, आपके कार्य बता सकते हैं कि जो आपने कुछ किया हो विशेष? भारत के इतिहास में बहुत बड़ी महामारी का हम सभी लोगों ने सामना किया है। कोविड एकदम से आ गया, हालांकि हमारे आदरणीय नेता राहुल जी ने इसको केंद्र सरकार को पहले ही आगाह कर दिया था। अगर उनको सरकार ने सीरियसली लिया होता तो शायद हम कोविड को कुछ हद तक रोक पाते। फिर भी ये सरकार की विफलता रही कि, लेकिन हम जैसे कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही बुरे दौर में, महामारी के दौर में, गरीबी के दौर में देश के लोगों के साथ खड़ी रही है। धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में मैंने मजबूती से प्रशासन से लेकर नीचे से ऊपर तक हर तबके की आवाज को प्रशासन के सामने रखा है और हमारे युवाओं ने बहुत ही, जो हमारे पदाधिकारी हैं जो कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने काफी मात्रा में हमने पीपीई किट्स और मास्क, सैनिटाइजर वितरित किए हैं हर क्षेत्र में। हालांकि दूर दराज के क्षेत्र में हमने ज्यादा वितरित किए जहां तक लोगों की संपन्नता और साधन विहीन है, जहां पर लोग। तो इतनी बड़ी महामारी से लड़ना निश्चित तौर पर सबके लिए मुश्किल था, लेकिन जितना कांग्रेस पार्टी से हमने बुलंदी के साथ हमसे हो सका, हमने हर स्तर पर अपना बेहतर किया। तो ये थे अर्जुन ठाकुर जी, और यूं ही डाई टाइम के साथ बने रहिए और अतिरिक्त जानकारियों के लिए धन्यवाद।